चलो तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रुप्स। ग्रुप से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन हम करेंगे, जिसमें पहली डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन। आई थिंक पता होगा बाइनरी का मतलब क्या होता है। टू, बाइनरी का रियल मीनिंग होता है दो चीजें। क्लियर? तो बाइनरी ऑपरेशन उन ऑपरेशंस को बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा जो दो एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हो। इस तरीके से अगर हम बात समझ आए, ए स्टार बी, यहाँ पे स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन को काम करने के लिए कम से कम भी दो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर मैं ये लिख दूं 2+, क्या इसकी कोई सेंस बनती है? इसकी कोई सेंस नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि 2+ का एक्चुअली कोई मीनिंग होता नहीं है। हमें कम से कम एक एलिमेंट और लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। क्लियर? बिकॉज एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, तो इट विल टेक टू एलिमेंट्स, तभी वो काम करेगा। तो यूजुअली हम स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे एनी बाइनरी ऑपरेशन, और ऑपरेशन लगेगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट भी आएगा। जैसे यहाँ पे 2+3 क्या आया, 5 आया। क्लियर? तो अगर मैं एक डेफिनेशन लिखूं कि मान लिया जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, जी जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर? देन स्टार कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। एक फंक्शन जो जी क्रॉस जी से कहा जा रहा होगा जी में। इसको समझने के लिए मैं जी को क्या लिख लेता हूं, लेट अस टेक जी एज रियल नंबर्स फॉर द टाइम बिंग। क्लियर? क्रॉस जो प्रोडक्ट होता है सेट्स का, उसका कोई भी एलिमेंट कैसा होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट किस टाइप का होता है? किस में से? इसका कोई भी एलिमेंट एक पेयर होता है, कोऑर्डिनेट पेयर। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं एक एलिमेंट इसमें से उठाऊंगा, उस पर क्या लगा दूंगा, स्टार। इसका मतलब ए स्टार बी, जो वापिस से किस में चला जाएगा, जी में चला जाएगा। इसको अगर मैं रियल सेंस में कहूं तो मैंने जी को क्या मान लिया, आर मान लिया। अगर मैं इसको कर दूं प्रोडक्ट कर देते हैं, डॉट फंक्शन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं इसमें से एक एलिमेंट लूंगा आर क्रॉस आर में से, वो कोई ए कॉमा बी आएगा। मैं अभी के लिए उसको क्या ले लेता हूं, 2,3। 2,3 आर क्रॉस आर में होगा। ऑफकोर्स एक एलिमेंट उठाया, तो अब ये भी क्या है, आर। तो अब यहाँ पे क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन लगा देंगे, ए डॉट बी मतलब 2.3 दैट इज इक्वल्स टू 6। एक सिंगल एलिमेंट आया जो कि वापस से किस में चला गया, मेरे रियल नंबर्स में चला गया। इसका मतलब होता है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है जो तुम्हें जी क्रॉस जी से कहां ले जाएगा, जी में। और जी क्या था, कोई नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर? अगर यहाँ पे आर क्रॉस है तो आर में ही चला जाएगा, एन क्रॉस है तो एन में चला जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। हाँ हाँ हाँ, बाइनरी ऑपरेशन तो दो पे भी लग सकता है, लेकिन वो लेके तो किसी बड़े सेट में जाएगा। इसको इस तरीके से देख, अगर मान लिया मैं एक नेचुरल नंबर ले लेता हूं और मैं साथ में ले लेता हूं एक इंटीजर। ठीक है? अब हो सकता है ना कि कोई ऑर्डर्ड पेयर इन से आ जाए। क्यों? क्योंकि पहला नंबर क्या हो जाए, 2 हो जाए, दूसरा नंबर -3 हो जाए, तो एन में तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे एन ले लिया 2। लेकिन अब जो ये लिख रखा है इसको देखिए, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी क्या है, जी है। अब एक बात देखियो, मैं यही चीज जो है यहां लगाता हूं। मैंने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन ले रखा है, बाइनरी प्रोडक्ट वाला ले रखा है। मैंने यहाँ पे दो अलग अलग सेट से एलिमेंट लिए। ये सेंस बन गई ना कि मैं एन क्रॉस जी से एलिमेंट ले रहा हूं, सॉरी एन क्रॉस जेड से एलिमेंट ले रहा हूं, और कहां जा रहा हूं, आंसर क्या आएगा इसका, प्रोडक्ट करेंगे तो -6 आएगा। तो हम कहां गए, एक्चुअली जेड में चले गए ना। तो व्हाई नॉट टू चेंज इट फॉर जेड। बात समझ आई? क्लियर? अगर हमें पता है कि रिजल्टेंट हमेशा कहां जाएगा, बड़े में जाएगा। जैसे मान लिया मैं एक इरेशनल नंबर ले लेता हूं √3, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं रैशनल से, मान लिया 2/3 से। क्लियर? तो आएगा तो इरेशनली, या खाली 2 ले लेते हैं, इरेशनल बन जाएगा 2√3। तो व्हाई नॉट टू टेक फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, क्योंकि ये सारे ही आर में है। क्लियर?
तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इस तरीके से डेफिनेशन लिख लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन वो होता है जो दो एलिमेंट्स को यूज करेगा, उसका रिजल्टेंट जो है उसी सेट में भेज देगा। क्लियर? चलिए, दिस डेफिनेशन विल सर्व एज द बेस। अब इस पे बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये फाउंडेशन है। ये बस ये बता रहा है कि ग्रुप्स में हम जो भी करेंगे हमें बाइनरी ऑपरेशन चाहिएगा, हर ग्रुप के साथ हम एक बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएट करेंगे। क्लियर? देयर विल बी अ बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटेड विद एवरी ग्रुप। चलिए, तो हम अभी आ जाते हैं, ये कंपोजिशन टेबल बता रखी है। खैर, कंपोजिशन टेबल भी बेसिकली कुछ नहीं है, डायरेक्टली इमेज लिख लेते हैं। जैसे हम टेबल फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं यहां पे ले लेता हूं बाइनरी ऑपरेशन प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट को यूजुअली डॉट से ही लिखा जाएगा, क्योंकि जो क्रॉस है वो हम सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट में यूज कर लेंगे, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ आई? इसीलिए प्रोडक्ट को मैं, जब मैं बाइनरी ऑपरेशन प्रोडक्ट लूंगा तो आई विल बी यूजिंग दिस डॉट। क्लियर? अब वो कंपोजिशन टेबल में क्या कहता है कि मान लिया यहाँ पे मैं 1 2 3 ले लू, मान लेते हैं, या उसके एग्जांपल ले ले तो उसने क्या ले रखा है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ये होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आ जाता है, कॉम्प्लेक्स से आते हैं ये। इस इक्वेशन से ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 कह सकते हो। क्लियर? एक सेकंड, ओमेगा क्यूब प्लस 1 से आती है, हाँ इससे भी कह सकते हो, इससे ही बन ही जाती है, इससे भी आ ही जाते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। एक तो आंसर 1 ही हो जाएगा, एक हो जाएगा ओमेगा और एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इधर भी वही एलिमेंट ले लेते हैं। क्लियर? अब ये टेबल बना के दिखा रखिए कि 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 1 डॉट ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था, तो मैं वापस से यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1। बात समझ आई? अब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा 4। अब ओमेगा 4 को कैसे करेंगे, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा तो वो ओमेगा आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं देखूं, मैंने 3 एलिमेंट्स लिए, अगर इसको मैं अपना जी मान लेता हूं, बात समझ आई? मैंने ऑपरेशन क्या ले लिया, प्रोडक्ट। क्लियर? अब मैंने कोई से भी 2 एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा रिजल्टेंट क्या आया, रिजल्टेंट हमेशा किस में रहा, उसी सेट में रहा ना। बस दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी। ठीक है, कि मेरा रिजल्टेंट हमेशा जो है उसी सेट में बना रहेगा। इतनी एक कंडीशन होती है बाइनरी के लिए जो इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये टेबल वगैरह का पता लगा कैसे बनाई गई है, क्या है। खैर ये टेबल हम यूज नहीं करेंगे, टेबल का भी एक मेथड होता है ग्रुप्स में, लेकिन वो वाला फिर जो है यूज कोई नहीं करता है। अब आ जाते हैं सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, और यही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बनेंगी ग्रुप्स के लिए। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हम कर लेते हैं। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी करेंगे ना, ये ग्रुप के लिए क्या बन जाएंगे, फिर आगे चल के उसकी डेफिनेशन बन जाएंगे। क्लियर? मतलब यहां पे जो प्रॉपर्टीज अब हम करेंगे उन सभी को जब मिला के लिख देंगे तो ग्रुप के लिए क्या सर्व करेगी एज अ डेफिनेशन। सो नाउ वी विल डू द प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टी नंबर 1 इज नेम्ड एज क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर वर्ड सुना है पहले किसमें? हाँ, क्या था क्लोजर? सेट का क्लोजर था, तो बेसिकली वो ऐसे था ना। इसकी डेफिनेशन क्या थी? एग्जैक्टली, इट विल कंटेन द लिमिट पॉइंट्स। बस ये कह सकते हो कि लिमिट पॉइंट्स थे दैट वर कंटेन्ड, इस तरीके से। तो यहां पे भी कुछ कुछ वैसा ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो बाइनरी ऑपरेशन हम लगाएंगे उससे जो रिजल्ट बनेगा वो उसी सेट में जाएगा। जैसे the binary operation that we will apply on G cross G will definitely take it to G। अगर G से बाहर चला जाता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। इसको इस तरीके से समझेंगे कि 2 into 3 क्या आता है, 6। अगर मैं इसको रियल मानूं, तो ये किस में ही रह गया, रियल्स में। अगर मैं इसको ये कहूं कि 2 आइटा into 3, अब ये किस में है, कॉम्प्लेक्स में, तो ये किस में जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में जाएगा। तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा, दैट विल बी C cross C गोइंग टू C itself। क्लियर? सो दिस इज व्हाट क्लोजर प्रॉपर्टी सेज। क्लोजर प्रॉपर्टी सेज कि any two element
that are being taken from G, their resultant after the binary operation have been applied will also go to G. उसी सेट में ही बने रहना, बस इतना कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि बाइनरी लगने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो उसी सेट में बना रहे. क्लियर? दैट इज व्हाट इट सेज. एडिशन करें, अच्छा सब्ट्रैक्शन, जैसे सब्ट्रैक्शन, अब ये तो एग्जांपल हो गया क्लोजर का, जैसे एडिशन ले लेते हैं 2 + 3 ऑफ कोर्स 5, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलोज. लेकिन अब अगर मैं देखूं नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स गोइंग टू नेचुरल नंबर्स, क्लियर, बट द बाइनरी इज टेकन एज नेगेटिव. अब सोचो मैं यहां से 2,3 ले लेता हूं, अब 2 - 3 जब मैं लिखूंगा तो क्या आ गया? -1. दैट इज नॉट इन एन. नेचुरल नंबर तो नहीं है ना. सो इज दिस अ बाइनरी ऑपरेशन? सॉरी, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा है? क्लियर? तो बाइनरी तो बन गया कि हाँ 2 एलिमेंट्स में यूज करा है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाती है. सो दिस इज हाउ द क्लोजर प्रॉपर्टी फेल्स. क्लियर? क्यों? क्योंकि जिस सेट से हम एलिमेंट उठाएंगे उस सेट में वो जाएगा नहीं. अगर मैं यहां पे चेंज करके क्या कर दूं, z कर दूं या रियल्स कर दूं, तो कुछ हद तक लगेगा कि हाँ भाई ये सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, तो ये पता लगा क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, कि रिजल्टेंट कहां जाना चाहिए. हाँ, तो इसको अगर सिंपल भाषा में लिखूं तो क्लोजर प्रॉपर्टी ओनली सेज दैट द रिजल्टेंट आफ्टर अप्लाइंग बाइनरी ऑपरेशन मस्ट रिमेन इन, हाँ रिमेन इन सेम सेट, उसी सेट में रहना चाहिए. क्लियर? दैट इज व्हाट द क्लोजर प्रॉपर्टीज सेज. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 एसोसिएटिव आती है, बाय डिफॉल्ट ही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इट सेज that the operation must be associative. and associative जब हम कहते हैं तो what do we actually mean, कि पहले हम b स्टार c, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो इसका सिंपल मीनिंग ये हो जाता है कि पहले हम क्या करें, b स्टार c को सॉल्व करें और फिर किसको सॉल्व कर दे, उसको, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको किसके साथ कर दे, a के साथ. आंसर सेम आएगा. मान लिया मैं ले लेता हूं 2 + 3 + 5 और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा कि 2 + 3 पहले करो और बाद में 5 करो. We know that plus is a binary operation. Clear? उसके लिए एसोसिएटिव, क्या अब एडिशन एसोसिएटिव है? जैसे नेगेटिव जो है किसी किसी केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कराता, तो तुम्हें ये समझना है कि यहां पे जो है a + b का लो, 2 + 3 + 5 या 2 + 3 + 5, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? सेम. सो दैट मींस एडिशन इज सपोर्टिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ऐसे ही प्रोडक्ट अगर ले ले तो that will also support. Clear? लेकिन नेगेटिव में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है. बात समझ आई? क्लियर? तो इतना डेप्थ में इसमें नहीं जाना है. क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मली जब ग्रुप बना लेंगे ना, ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हमें हमेशा ये सेटिस्फाइड हुई ही मिलेगी. क्लियर? तो एसोसिएटिव समझ आया कि 3 + 5 8 + 2 10 और ये 5 + 5 10. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शुड होल्ड ट्रू. क्लियर? तो दो प्रॉपर्टीज होगी कि एक तो क्लोजर होल्ड करनी चाहिए, एसोसिएटिव होल्ड करनी चाहिए. थर्ड आ जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या? हाँ, समवट यू आर राइट. कहीं कहीं पे आइडेंटिटी एलिमेंट डिपेंड करेगा कि ऑपरेशन क्या है. पहले ये चेक करना है कि ऑपरेशन क्या. अगर एडिशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करेगा? 0. अगर प्रोडक्ट है ऑपरेशन तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेगा? 1. एंड हाउ डू वी डिफाइन एन आइडेंटिटी एलिमेंट? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कि भाई तुम एक एलिमेंट लो सेट में से, क्लियर, उसके साथ बाइनरी में दूसरे एलिमेंट की जगह क्या रखो? आइडेंटिटी. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन क्या ले लूं? एडिशन ले लूं और मैं a के साथ 0 रख दूं तो कोई चेंज आया? नहीं आया. अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन क्या ले लूं? प्रोडक्ट ले लूं और मैं a के साथ प्रोडक्ट में 1 रख दूं तो कोई चेंज आया? नहीं आया. सो दिस थिंग
इज डन बाय आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था ना क्लास 12 में। सो इट्स द सेम थिंग, वहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता था, प्रोडक्ट, और जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो रिजल्टेंट क्या आता था, मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स बना रह जाता था। तो ये जो नाम आइडेंटिटी आया है ना, ये इस प्रोसीजर से आया है कि ये एक्चुअली एलिमेंट को चेंज नहीं करता। बात समझ आई? अब ये समझ आए कि एडिशन में आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट डिपेंड्स कि हम बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, हमेशा के लिए फिक्स नहीं कर सकते कि आइडेंटिटी 0 रहेगा या 1 रहेगा। बात समझ आई? क्योंकि मैं अगर आइडेंटिटी 0 फिक्स कर दूं तो प्रोडक्ट लेते ही a इंटू 0 विल बी 0। बात समझ आई? सो माई बाइनरी ऑपरेशन एंड आइडेंटिटी एलिमेंट दे आर रिलेटेड। अगर एडिशन है ऑपरेशन 0 आ जाएगा, दिस विल सर्व एज माई आइडेंटिटी एलिमेंट। प्रोडक्ट है 1 आ जाएगा। साथ ही साथ सेट पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने जो है सेट ले लिया, सेट ऑफ मैट्रिसेस, अब मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ना। बात समझ आई? तो ऑपरेशन तो यहां पे भी क्या है, प्रोडक्ट, लेकिन मैं यहां पे 1 नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि 1 तो मैट्रिक्स में होता ही नहीं है। तो अगर मैं एलिमेंट जो है क्या ले लूं, मैट्रिक्स से ले लूं, तो वहां पे मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता था ना, हाँ, दिस विल सर्व एज माय आइडेंटिटी नाउ। सो अब यही चीज मैं कॉम्प्लेक्स में ले जाता हूं, कॉम्प्लेक्स में। अब कॉम्प्लेक्स में आ गए तो ऑपरेशन क्या मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स में, प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहां पे मान लिया 2 + 3 आइटा है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, सेम रहे 1 से ही। समझा? क्योंकि यहां पे आइडेंटिटी वही काम कर रही है जो रियल्स के हिसाब से काम करती है। बात समझ आई? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं फंक्शंस का सेट ले लूं, हाँ बहुत सारी चीजें आएंगी आइडेंटिटी, फंक्शंस का सेट ले लूं, मान लिया मेरा g इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस है। अब फंक्शंस में आइडेंटिटी फंक्शन होता है, क्योंकि देखो जो आइडेंटिटी होगी वो आएगी किससे, अल्टीमेटली उसी सेट से आएगी। इसी वजह से जैसे यहां पे जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट था वो किससे आया था, मैट्रिक्स से, इसीलिए वो अब ऐसा दिख रहा है। यहां पे मेरा आइडेंटिटी किससे आया था, रियल नंबर से, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन 0 था, तो रियल में बाइनरी ऑपरेशन 0, बाइनरी ऑपरेशन जो है प्लस था, तो रियल में आइडेंटिटी की जगह क्या ले लिया मैंने, 0, के 0 ऐड कर दो, कोई चेंज नहीं आएगा। जब मैं प्रोडक्ट में गया तो मैंने रियल में से क्या निकाला, 1, और उसको क्या कहा, आइडेंटिटी के प्रोडक्ट कर दो 1, सेम रह जाएगा। जब मैं मैट्रिक्स के सेट में गया तो मैंने अपना आइडेंटिटी एलिमेंट माना इसको, और ऑपरेशन क्या था मेरा, प्रोडक्ट। अगर मैं मैट्रिक्स में रहूं और बाइनरी ऑपरेशन चेंज कर दूं प्लस में, तो अब यहां पे मेरा आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, 0 मैट्रिक्स, क्योंकि ऐड करना है। तो बेसिकली आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि एलिमेंट इसको ऐसे लिख लो, एलिमेंट उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऐसा एलिमेंट जिसको आइडेंटिटी कहा जाएगा शुड बी इक्वल टू द एलिमेंट इटसेल्फ। ये हमेशा याद रखना। इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो है a.e इक्वल्स टू a इक्वल्स टू e.a। e हमेशा, जब तक हम ग्रुप्स पढ़ेंगे, e हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? मतलब वो एलिमेंट जिसको बाइनरी लगा के उस सेट के एलिमेंट के साथ रख दें तो उस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं लाएगा। बात समझ आई? क्लियर? अब फंक्शंस की बात कर रहे थे, तो फंक्शन में अब मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट कहां से उठाना पड़ेगा मेरे को, फंक्शन से। अब फंक्शंस में जो आइडेंटिटी होता है वो होता है आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब जो क्या करता है, जो कुछ नहीं करता, उसमें तुम x पुट करो वो तुम्हें क्या रिटर्न करेगा, x। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ यदि प्लॉट करे तो वो क्या होता है, यहाँ यही होता है, स्ट्रेट लाइन, यही तो होता है ना आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। क्यों? क्योंकि बिकॉज fx इज नथिंग बट x, अगेन तुम जो पुट करोगे वही आता रहेगा। तो यहाँ पे मेरा आइडेंटिटी फंक्शन की तरह दिखेगा। तो आइडेंटिटी पे दो चीजों का इंफ्लुएंस होता है। पहली चीज तो होती है कि कौन से सेट में से आइडेंटिटी उठाई गई है, क्योंकि उसी सेट जैसा उसे दिखना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लेक्स में, अब यहां पे मैं कह रहा हूं 1, बट 1 हियर इज अ कॉम्प्लेक्स, बट हियर 1 इज अ रियल नंबर। तो जब मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं तो मेरा आइडेंटिटी जो आएगा वो अब दिखने में मेरे को क्या लग रहा है 1, लेकिन एक्चुअली कॉम्प्लेक्स में हर नंबर को कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो अब मेरे को अपना आइडेंटिटी कहां से उठाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स से। तो कॉम्प्लेक्स से उठाऊंगा तो ऐसा दिखेगा। बात समझ आई? मैट्रिक्स में जाऊंगा तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट उठाऊंगा, प्रोडक्ट होगा तो ऐसा दिखेगा, सम होगा तो 0 मैट्रिक्स दिखेगा। फंक्शंस के सेट में चला जाएंगे तो वहां पे बाइनरी ऑपरेशन प्रोडक्ट ले लेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी
फंक्शन हो जाएगा, जो कि बेसिकली क्या होता है कि आई एक्स रिमेन्स आई एक्स। बात समझ आई? आइडेंटिटी क्लियर है कि सेट पे एज वेल एज बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये एक ही एलिमेंट होता है, ये ऐसा एलिमेंट होता है जिसपे बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई गेस द डेफिनेशन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट थिंग। सो आइडेंटिटी एलिमेंट, अच्छा जब तक ग्रुप्स पढ़ेंगे तब तक आइडेंटिटी एलिमेंट का नाम क्या बना रहेगा? ई। तो मैं ये ई लिख देता हूं यहाँ, क्लियर है? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इसके बाद आ जाते हैं इनवर्स एलिमेंट। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है? ए स्टार बी equals to E equals to B star A equals to E. Then B is inverse of A या B equals to A inverse, कैसे भी लिख सकते हो, अलग अलग नोटेशन। इसको समझो। इनवर्स एलिमेंट हमने पहले क्या बनाया? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी के एलिमेंट की हेल्प से हम इनवर्स खोजेंगे। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी वी विल फाइंड आउट inverse element. How do we find out inverse element? First of all, what is inverse element? एक ऐसा एलिमेंट जिसको ऑलरेडी गिवन मैट्रिक्स से बाइनरी में लेने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा? आइडेंटिटी। जैसे इस तरीके से सोचो कि मैंने 2 ले लिया, 2 किस में से ले लिया? आर में से। क्लियर? बाइनरी ऑपरेशन क्या है? प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्लियर? तो कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जिसको मैं 2 के साथ बाइनरी लगा के और वो एलिमेंट लिखूं? अच्छा पहले तो ये पता करो कि जब प्रोडक्ट है, सेट हमारा रियल से, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? अरे होगा क्या? 1 होगा ना। तो अब मेरे को बताओ कि 2 के साथ बाइनरी में इस डैश में क्या लिखा जाए कि 1 आए आंसर? एग्जैक्टली 1/2। बात समझ आए? सो हियर 1/2 इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ 2, क्योंकि इसके और इसके बाइनरी से क्या बन रहा है? आइडेंटिटी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं बी को पहले लिखूं, ए को बाद में लिखूं, तो भी क्या आ जाएगा? सेम आइडेंटिटी। अगर एडिशन में चेंज हो जाएगा ना, एडिशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन मेरा एडिशन, तो उससे आइडेंटिटी क्या होगी? 0। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या हो गया? एडिशन। तो यहाँ पे अब मेरा जो इनवर्स क्या लाएगा, वो क्या कहलाएगा? -2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 + 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज को कि एक ऑलरेडी नोन एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी मेरे को पता होगा क्योंकि बाइनरी पता है। मैं एक ऐसा एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा बी, जिसको मैं बाइनरी लेने के बाद मेरे पास क्या बन जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर? अगर सपोज मैं किस में हूं? सेट ऑफ मैट्रिसेस में हूं, तो मेरे को पता है, मान लिया सेट ऑफ मैट्रिसेस है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन मेरा यहाँ पे है प्रोडक्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा यहाँ पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? तो हमें ये पता है ए डॉट एक ए इनवर्स होता है, जिसकी वजह से क्या आता था? तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता था, है ना? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो चीज भी यहीं से ही डिराइव करी गई है। क्लियर? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स में निकालते हैं कि मान लिया मेरा ये z है, तो z इनवर्स का फॉर्मूला होता था ऐसे ही, z कंजुगेट अपॉन mod z स्क्वायर, इस तरीके से जो निकालते थे। क्लियर? तो वो भी हम क्या निकालते थे? इनवर्स के इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए हमारे पास? आइडेंटिटी आ जाए। बात समझ आई? क्लियर? चलिए इस तरीके से ये बात समझ आई कि इनवर्स एलिमेंट कैसा होता है। इनवर्स एलिमेंट वो एलिमेंट होता है, अच्छा इनवर्स एलिमेंट डिपेंड करेगा गिवन एलिमेंट पे। बात समझ आई कि अगर मैंने मान लिया मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, तो इसका इनवर्स जो है वो डिपेंड करेगा ना। अच्छा आइडेंटिटी नहीं, यहाँ पे तो इसका इनवर्स लिख लो ताकि क्या बन जाए। अब इसका जो इनवर्स होगा आइडेंटिटी फिक्स होगा, तो इनवर्स क्या है? एलिमेंट पे डिपेंडेंट है ना, कि हर एलिमेंट का क्या होगा? एक इनवर्स। क्या हमेशा होगा? हाँ, क्या हमेशा हर एलिमेंट का इनवर्स होता है? क्या हर मैट्रिक्स का हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करता है? क्लास
हाँ, हर मैट्रिक्स का हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब इनवर्स जो है रिलेटिव है किससे? गिवन एलिमेंट से। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करे। आई गेटिंग इट? क्लियर? क्या? अरे प्रॉपर्टी है इनवर्स एलिमेंट के बारे में, एग्जिस्ट करे हमेशा या ना करे इसके बारे में प्रॉपर्टी बात नहीं कर रही। बात समझ आ रही है? प्रॉपर्टी ये डिस्कस कर रही है कि इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। मैं जो बता रहा हूं वो अपनी तरफ से बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि इनवर्स एलिमेंट होता है का मतलब ये मान लो कि अब हमेशा इनवर्स होता है, नहीं होता। जैसे इस तरीके से सोचो, मैं 2 ही ले लेता हूं और मेरा जो है बाइनरी ऑपरेशन है प्रोडक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट मेरा बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? 1। तो इसका इनवर्स क्या होगा? लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये तो मेरा 2 किस में से आया है? इंटीजर्स में से। अब क्या इंटीजर्स में 1/2 होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब इस वाले केस में, इस सेट के केस में इस एलिमेंट का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता। इजंट इट? सो दिस इज व्हाट इट मींस कि इनवर्स नीड नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट। क्लियर? इसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। जो ये मैंने बताया ना अभी कि इनवर्स नीड नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट, इसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे? कि जब मैं ग्रुप की डेफिनेशन बनाऊंगा तो मैं ये लिखूंगा कि हर एलिमेंट का इनवर्स होगा, और हर एलिमेंट का इनवर्स लिखते ही कुछ एक सेट्स, कुछ एक चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी क्योंकि वहां पे इनवर्स। हाँ, तो काफी हद तक चीजें ऑर्डर में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने जब ये कह दिया कि हर एलिमेंट का इनवर्स चाहिए मेरे को दो, तो अब मैं ऐसे ऊट पटांग कुछ भी नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि चीजें फिक्स करनी पड़ेगी। अब मैट्रिक्स का ही अगर मैं ले लूं तो क्या हर एक का इनवर्स है? नहीं है। तो इसका मतलब मेरे को मैट्रिक्स में भी वो वाला सेट लेना पड़ेगा जहां पे हर एलिमेंट का क्या हो? इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। मैं ऐसे ही खुलेआम कोई भी मैट्रिक्स का सेट उठा के उस पर ग्रुप के ऑपरेशन नहीं लगा पाऊंगा। बात समझ आई? चलिए, तो ये 4 प्रॉपर्टी जब मिल जाती हैं, अगर कोई हमें ऐसा सेट मिलता है जिसका नाम है जी, हम उसको जी से बुलाएंगे, जी फॉर ग्रुप्स। अगर हमें कोई भी ऐसा सेट मिल जाता है जो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब बाइनरी लगने के बाद रिजल्ट कहां जाना चाहिए? उसी में। तो इसका मतलब बाइनरी भी फिक्स हो गया ना। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्रुप। ग्रुप कहा जाएगा। मतलब पहले एक सेट फिक्स करो, उसके बाद उसका बाइनरी फिक्स करो। क्लियर? दोनों चीजें फिक्स होने के बाद ये देखो कि क्या अब ये सेटअप ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो अब इसको क्या कहा जाएगा? ग्रुप कहा जाएगा। बात समझ आई? क्लियर? खैर उस डेफिनेशन पे आएंगे, अभी हमें 2 प्रॉपर्टी और करनी है बाइनरी की, लेकिन वो फिर एक अलग लेवल का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है? इन 2 प्रॉपर्टी में ग्रुप की डेफिनेशन केवल और केवल यहां तक होगी। क्लियर? जैसे मान लिया मैं ले लू सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लेता हूं और एडिशन ऑपरेशन लगा देता हूं। तो रियल नंबर्स को ऐड करके हमेशा हम रियल में आते हैं। सेटिस्फाइड है, इजी प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव होता है, एडिशन होता है, प्रूव किया था। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आर में है। अच्छा, आइडिया सॉरी इनवर्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोर्स है, बस उसके आगे नेगेटिव लगा दो। तो आर प्लस इज अ ग्रुप। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आया ना कि आर विद दिस बाइनरी ऑपरेशन प्लस दिस इज कॉल्ड ग्रुप, अगर मैं ये हटा देता हूं तो अब ये क्या है? सिर्फ एक सेट। क्लियर? जब मैंने बाइनरी फिक्स कर दिया तो अब इसको क्या कहा जाएगा? एक ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये 4 प्रॉपर्टीज ने सेटिस्फाई करती है। सो बेसिकली ग्रुप इज सम सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइंग दीस 4 प्रॉपर्टी। ग्रुप की डेफिनेशन थोड़ी बहुत समझ आई? चलिए, इससे आगे हमें 2 प्रॉपर्टीज और करनी है। मैं ये लिख देता हूं। पहली प्रॉपर्टी तो है, सॉरी 5th प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। नहीं, ये यहां तक है ग्रुप का पार्ट, यहां तक ग्रुप की डेफिनेशन है। इसके नीचे जैसे जैसे प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे वैसे वैसे थोड़ी सी उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि एलिमेंट्स कैन बी इंटरचेंज्ड, कि a क्रॉस b या a स्टार b शुड बी इक्वल्स टू b स्टार a। इट्स लाइक कि 2 into 3 इज सेम एज 3 into 2। बात समझ आई? अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो उसको क्या कहा जाएगा?
कम्यूटेटिव ग्रुप, या उसका दूसरा भी एक नाम है एबिलियन ग्रुप। क्या कहा जाएगा? एबिलियन ग्रुप। एबिलियन जो है मैथमेटिशियन था जिसने दिया था। एबिलियन ग्रुप की अलग से पूरी एक वो होती है चीजें। तो अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है कोई ग्रुप तो उसका नाम हो जाएगा एबिलियन ग्रुप। क्लियर? तो अब बात करते हैं, अगर मैं मैट्रिक्स ले लूं, क्या मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपस में कम्यूटेटिव होता है? हाँ, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है, क्या ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होगा या बी इंटू ए होगा? अगर ए और बी मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है, इजंट इट? तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि मैट्रिक्स का जो सेट बनेगा हो सकता है वो एबिलियन ना बन पाए, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर? तो कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करेंगे, मतलब वो एबिलियन ग्रुप होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे तो वो एबिलियन नहीं होंगे। बात समझ आई? चलो, तो एबिलियन ग्रुप समझ आया कि एक और प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या माना जाता है? अब एबिलियन। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। छठी प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये रिंग्स में काम आएगी, जो इसका सेकंड पार्ट है। अरे जो भी इसकी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस वी विल बी यूजिंग इन द रिंग्स। क्लियर? यहां पे क्या होता है, यहां पे दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, और एक बाइनरी ऑपरेशन ये बचपन से यूज करते आ रहे हो, ए इंटू बी प्लस सी। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। क्लियर? दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जब हम रिंग्स पढ़ेंगे ना, आर फॉर रिंग्स, अच्छा जब भी मैं ऐसा आर बनाऊंगा तो मेरा मतलब होगा रियल नंबर, और जब हम रिंग्स पढ़ेंगे तो मैं सिंगल आर बनाऊंगा। क्लियर? इसीलिए ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिंग्स में बेसिकली क्या होता है, रिंग्स में दो ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, इसीलिए वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रोल आ जाता है। लेकिन ग्रुप्स में हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ग्रुप में कोई रोल नहीं होता है। नहीं, कोई नाम नहीं है। अरे सेटिस्फाई तो तब करेगा ना जब तेरे पास ग्रुप में एक और ऑपरेशन होगा। इसके सेटिस्फैक्शन की तो बात ही जब आएगी जब एक और ऑपरेशन चाहिए, और एक और ऑपरेशन अगर लगा लिए तो फिर हम कहां पहुंच गए? रिंग्स में पहुंच गए। बात समझ आई? चलिए, सो हाँ, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, जो ये मैंने बताया ना कि ये अब इसको एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाएगा। क्लियर? कि एक ग्रुप विद अ बाइनरी ऑपरेशन। अभी तक इसमें क्योंकि अभी मैं ये नहीं कह रहा ना कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं सिर्फ ये दो चीजें लिख रहा हूं तो इसको एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाएगा। क्लियर? कि कोई सेट है एल्जेब्रा और वो कुछ एक ऑर्डर वे में चीजें कर रहा। क्लियर? अब अगर मैं ये कह दूं कि ये चार चीजें जो है सेटिस्फाई होती है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ग्रुप। और इनवर्स एलिमेंट की बजाय अब मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्यों? क्योंकि ग्रुप में फिक्स होता है कि हर एलिमेंट का एग्जैक्टली एवरी एलिमेंट नीड टू हैव इट्स इनवर्स। क्लियर? तो यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? चलिए, तो ग्रुप की डेफिनेशन क्लियर है, एबिलियन ग्रुप क्लियर है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा, उसका क्या नाम हो जाएगा? एबिलियन ग्रुप। वेरी गुड, वेरी इजी। चलिए, तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या बन गई? Any non-empty set with a given binary operation satisfying these four properties will be known as a group. कोई भी एक non-empty set जो किसी गिवन बाइनरी ऑपरेशन को लेके ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा जो अभी लिखी थी, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक ग्रुप कहा जाएगा। चलिए, अब आ जाती है दो छोटी सी डेफिनेशंस, फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट। आई थिंक नाम से ही क्लियर है, नाम ही काफी है। फाइनाइट का मतलब काउंटेबल, खैर फिक्स नंबर होंगे, ठीक है, यू कैन काउंट देम, फिक्स नंबर होंगे। ठीक है, काउंटेबल एक अलग ही वर्ड हो जाता है। अब तो मैथ्स प्रॉपर पढ़ रहे हैं ना, तो अब उस पर नहीं जाएंगे। अच्छा, इनफाइनाइट नॉन काउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल होंगे, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो बेसिकली ये जो है फाइनाइट इनफाइनाइट का कोई लफड़ा है नहीं यहाँ पे। हम कभी इस पे लड़ाई करते हैं हम रियल एनालिसिस में कि फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, ठीक है, क्या हो जाएगा। यहां पे जो मेन मुद्दा है ये बताने का वो है कि एक वर्ड बन के आता है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप।
इसमें ये यूज होता है। एक ग्रुप का ऑर्डर होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या होगा, दिस सर्टेनली मीन्स, जैसे मैंने ये लिखा था, मैं अब वापिस से उस पर आ जाता हूं। ये जी लिया था, तो जी स्टार वॉज अ ग्रुप, कह सकते हैं इसको ग्रुप। कैसे, पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। किसी को भी आपस में कोई से दो को मल्टीप्लाई, हमेशा सेट में ही आंसर आया था, ठीक है, जो इसका बनाया था ना टेबल से भी चेक हो जाता है, इसीलिए इसको देखो। अच्छा ओमेगा स्क्वायर आ गया क्या, ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है ये, ठीक है, लग रहा है लेकिन ओमेगा ही बोलना। चलिए तो अब इस टेबल से हम सारी प्रॉपर्टीज चेक कर लेंगे। कैसे, कोई से भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, यही तो है ना, ये सारे एलिमेंट इसमें है, क्लोजर सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव तो बाय डिफॉल्ट ही दिखता है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में एसोसिएटिव काम करता ही है ना, कि पहले दो को कर लो फिर इधर वाले को कर लो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। यहां पे एक खास चीज जो है नोट करनी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता था, कुछ नहीं करता था। उसकी खास बात यह है कि वो कुछ नहीं करता, बाइनरी ऑपरेशन लो, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के सामने जो ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे ना वो सेम होंगे। वन के सामने बिल्कुल डिट्टो कॉपी किया गया है, यहां पे भी वन के सामने बिल्कुल डिट्टो ये वाला पार्ट कॉपी किया गया है। क्यों, क्योंकि दिस वन इज नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं वन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वन से क्या है वन, वन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ओमेगा से, क्या है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, कुछ हुआ, सेम आता गया ना। ऐसे मैंने इस वन को इससे किया ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो दैट इज दिस वन हियर शोज मी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जब भी हमें टेबल में अगर गिवन है क्वेश्चन, तो टेबल में अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, कि बिल्कुल सेम रो और सेम कॉलम किसके सामने, जो ऊपर लिखा गया वही एलिमेंट सारे यहाँ पे है, जो यहाँ लिखे गए वही, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया इसका, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। अब बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स मतलब कि मल्टीप्लीकेशन से क्या बनेगा, आइडेंटिटी। अब ओमेगा का इनवर्स देखते हैं। ओमेगा को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, तो ओमेगा का जो इनवर्स हो गया वो क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया, ओमेगा से, आंसर क्या है, वन। तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या हो गया, ओमेगा, और वन का इनवर्स क्या होगा, खुद वन ही, तो सभी एलिमेंट का इनवर्स भी है। क्लोजर सेटिस्फाई, एसोसिएटेड सेटिस्फाई, एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एंड इनवर्स एग्जिस्ट करता है सबका। सो इज दिस अ ग्रुप, यस इट इज अ ग्रुप। क्लियर। सो जी स्टार हियर, दिस इज अ ग्रुप। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर की। इस ग्रुप में एलिमेंट कितने हैं, तीन, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी हियर इज 3। इसकी दो नोटेशन है, सम बुक्स दे यूज दिस नोटेशन, कुछ ऐसे यूज करते हैं और कुछ ऐसे यूज करते हैं ना, कुछ ऐसे भी यूज करते हैं, ओ जी। एन वाली तो मैंने भी नहीं देखी ज्यादा, एन कम यूज करते हैं, ये वाली ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है, ये दोनों ज्यादा यूज होती मिलेंगी। सो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द अंडरलाइन सेट। क्लियर। जो भी सेट है या ग्रुप कहना है, बोथ आर सेम थिंग अभी तो। क्लियर। तो जितने उसमें एलिमेंट होंगे उसको क्या कहा जाएगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कैन बी फाइनाइट, जैसे यहां पे है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कैन बी इनफाइनाइट। अगर मैं आर ले लू तो रियल नंबर्स का भी बनाया था ना, तो दैट विल बी इनफाइनाइट। इज दिस क्लियर, यहां तक समझ आया, इजी है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। चलिए अब बात करते हैं, शो दैट z द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन एबिलियन ग्रुप। ट्राई करके देखते हैं, ये ट्राई करो अपने आप, z प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। अब समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि आता तो है लेकिन लिखना नहीं आता। समझ रहे हो, समस्या यही आती है कि ये तो पता है कि हाँ क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, चार प्रॉपर्टीज दिखानी है, उन चार प्रॉपर्टीज को लिखना कैसे है वो। और उसने कहा है एबिलियन ग्रुप दिखाओ, इसका मतलब कितनी होगी अब, 5, कॉम्यूटेटिव भी दिखाना पड़ेगा।
क्लियर। अब एक एक एलिमेंट लेके तो मैं दिखाने से रहा कि 2+3 देख लो भाई, 2+3 5 होता है, जेड में चला गया, इसीलिए मैं इसको क्या कह सकता हूँ, क्लोजर। सिंगल एलिमेंट पे तो दिखा नहीं सकते, इन जनरल दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल ट्रू दिखाना है कि हर एक एलिमेंट का एडिशन जेड में जाएगा ही जाएगा। क्लियर। तो पता तो हमें भी है कि अगर मैं दो एलिमेंट ले लू, लेट, पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर मैं ये ले लू कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द सेट जी, देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू, इसको जी ले लिया, मेरे को ना जी लिखने की आदत है तो मैं बार बार जी लिखता रहूं। ठीक है, चलिए, तो ए प्लस बी डेफिनेटली बिलोंग्स टू जी, हमें पता है ऐसा होता है। तो अब क्या इसको हम प्रूव करेंगे? नहीं करेंगे, हम केवल और केवल लिख देंगे कि अगर तुम दो एलिमेंट लेते हो इंटीजर्स से, जो कि मैंने जी ले रखा है, क्लियर, तो उनका एडिशन भी इंटीजर्स में जाएगा, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी, हाँ इट सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आती, क्या थी सेकंड? एसोसिएटिव, बाय डिफॉल्ट एसोसिएटिव होता है। अब की बारी कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे? 3। जेड में से एलिमेंट ले लिए, जी लिखना है, जी ले लो, जो उनसे मैं समझ में आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है? हमें ये पता है, अच्छा स्टार की जगह आपको फिक्स है ना क्योंकि एडिशन है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसका कोई प्रूफ नहीं है, समझ रहे हो इस बात को, कि ऐसा नहीं है मैं एक को लेके दिखाऊंगा, हमें पता है कि एडिशन जो है एसोसिएटिव होता है। क्लियर। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पे अगर ट्राई भी करके देखूं तो मैं इसको डिस्प्रूव भी नहीं कर सकता। क्लियर, मैं इसको दो जो भी ऐड करूंगा उसको इसमें ऐड करूंगा, सेम ही रिजल्ट आएगा। क्लियर, तो हम क्या कह देंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, सेकंड प्रॉपर्टी होगी डन। थर्ड क्या थी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। पहले आइडेंटिटी ढूंढेंगे ताकि उसको फिर हम इनवर्स की डेफिनेशन में यूज कर पाए। अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होगा? तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देख लेते हैं। फिर तो ये जो उसने कहा है इसका मतलब ग्रुप प्रूव भी नहीं कर सकते। मान लिया ऐसा ले लेते हैं, क्या ले बताओ? 1, अच्छा ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी -3, सी की वैल्यू होगी 5, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, वो जो दिक्कत तू सोच रहा है ना वो तब आ रही थी जब बाइनरी खुद क्या था? नेगेटिव था। अब बाइनरी क्या है? एडिशन। तो इधर क्या लिखा जाएगा? 1 प्लस -3 प्लस 5। अब देखते हैं, -3 प्लस 5, 2 प्लस 3, यहाँ पे क्या आ गया? -2 प्लस 5 3। वो समस्या तब आ रही थी जब हमारा ऑपरेशन क्या था? नेगेटिव था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन नेगेटिव ले लूं और 5 को -5 ले लूं, इसको +3 ले लूं, तो ऐसे केसेस में समस्या आ जाती है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे माइनस होने, बाइनरी माइनस होने की वजह से ये साइन अप क्या बन गया? पॉजिटिव। तो ये किसकी तरह काम करेगा? पॉजिटिव की तरह। लेकिन बाइनरी यहाँ पे वो क्या बना रहेगा? नेगेटिव। खैर आ तो इसमें भी जाएगा, शायद नहीं आएगा, चलो कोई दिक्कत होती है उसमें। ठीक है, नेगेटिव नहीं बनाता, उसके है नहीं है तो एग्जांपल बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में जो है बाइनरी सेटिस्फाई नहीं होता, प्लस माइनस में एलिमेंट्स में इक्का दुक्का तो बन जाएगा। चलो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये हमें खुद ही पता होगी, हमारे अंतर्मन से आवाज निकलेगी कि 0 बिलोंग्स टू जेड, और फिर हम डेफिनेशन लिख देंगे आइडेंटिटी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो a प्लस 0 क्या आता है? हाँ, और वही 0 प्लस ए भी होता है। तो अब हम क्या लिख देंगे कि भाई ये इसका क्या है? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही बात करेंगे इनवर्स एलिमेंट की, तो एक ए ले लेते हैं जेड से, हमें पता है कि ए में अगर माइनस ए ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बस। तो कोई भी एलिमेंट अगर हम जेड से लेंगे उसके आगे नेगेटिव लगा दो, वही उसका क्या हो जाएगा? इनवर्स, अंडर एडिशन। क्लियर, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन इनवर्स 1 अपॉन करके बन जाएगा। क्लियर, सो दिस इज इक्वल्स टू -a प्लस ए। तो तुम्हें बेसिकली डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद इस तरीके से स्ट्रक्चर करके लिखना है कि हाँ अब ये क्या प्रूव हो गया? ग्रुप प्रूव हो गया। हेंस z दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन इज अ ग्रुप। इज दिस अबिलियन ग्रुप? अरे प्रूव करना है अबिलियन एडिशन में। हाँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ले लो, दो एलिमेंट ले लो, a, b बिलोंग्स टू z, तो a प्लस बी ऑफ कोर्स इक्वल्स टू b प्लस a।
hence commutative this implies Z is abelian. समझ आया? This is how we will be proving that Z is an abelian group. Now show that the set of all integers under multiplication is not a group. Integers same set है but under multiplication it is not a group. अब देखो यहां पे तो उसने क्या दिया, यहां पे उसने ये कहा है कि ये जो है ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये जो है अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है। यहां पे उसने कहा है शो दैट, लेकिन अगर वो कह देता चेक वेदर, फिर नहीं, जनरल की बात नहीं है, बात ये है कि तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि क्या ग्रुप बनेगा और क्या ग्रुप नहीं बनेगा। यहाँ पे तो उसने कहा है तो हमें पता लग गया ग्रुप नहीं है, तो हम उसी नजरिए से सोचेंगे ना कि ग्रुप नहीं है, यही सोचना है कि ग्रुप क्यों नहीं है। तो अगर वो कह दे चेक वेदर Z अंडर मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुप और नॉट, तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा हो? हाँ, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है अंडर मल्टीप्लीकेशन? क्लियर, दैट डजंट लेट इट बिकम अ एसोसिएटिव, कहीं अड़ंगा नहीं डालेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बताया अभी था। हाँ हाँ, तो क्या बताओ? इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2.1/2 क्या आएगा? बाइनरी ऑपरेशन क्या है? तो आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करता है, क्लोजर भी है क्योंकि 2 into 3 वगैरह वगैरह। समस्या किस में आ रही है? इनवर्स में, क्योंकि 2 का इनवर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा? 1/2, और 1/2 Z में नहीं है। सो दिस इज व्हाई दिस इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? हाँ नहीं, ये इतना लिख दोगे तो काफी है, ठीक है चलो। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप है वो प्रूव कर लिया हमने, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला, वेरी गुड। चलिए अब बात कर लेते हैं, मैट्रिक्स ले लेता हूं, M3 ले लेते हैं। M3 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो M3 इक्वल्स टू 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर लिखने का मतलब क्या हुआ? क्यों लिखा उसने नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? लोग वीडियो में भी तेरे को गालियां देंगे, कॉलेज का स्टूडेंट है, इसको मैं नॉन सिंगुलर नहीं आता है इडियट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नहीं होता, समझा? अभी बताया था कि हम क्यों बच जाएंगे काफी चीजों से, इसीलिए बच जाएंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट नहीं होगा तो इनवर्स नहीं होगा, और ग्रुप में क्या कंपलसरी है? इनवर्स होना कंपलसरी है। इसीलिए मैंने केवल और केवल 3x3 के वो मैट्रिक्स लिए हैं जो क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो हमें शो करना है इट इज अ ग्रुप बट नॉट अबिलियन। याद आया? मैंने कहा था कि अबिलियन में कि A क्रॉस B नीड नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। मैट्रिक्स के केस में कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं भी होता। मैट्रिक्स के केस में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर हम बदल दें तो इक्वल नहीं आता, तो ये ग्रुप तो बन जाएगा M3 अब, लेकिन नॉन अबिलियन रहेगा। बात समझ आई? तो अब इसको क्या प्रूव करना है? ग्रुप बट अ नॉन अबिलियन ग्रुप। तो नॉन अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, तो नॉन अबिलियन वाले केस में तुम एक एग्जांपल दे दोगे कि देखो ये मैंने दो मैट्रिक्स लिए, इनका प्रोडक्ट जो है इक्वल नहीं आया, तो इससे ये क्या हो गया? नॉन अबिलियन। तो नॉन प्रूव करना तो बहुत आसान है, एक एग्जांपल दे दो। अब प्रूव करने की बात आती है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर मैं दो मैट्रिक्स ले लूं, एक मैट्रिक्स लेता हूं A, मैं पूरा मैट्रिक्स, ऐसे पूरा मैट्रिक्स नहीं लेंगे, ठीक है? हम पूरा मैट्रिक्स नहीं लेंगे क्योंकि हमें इतना ज्यादा वो नहीं बताना कि मल्टीप्लीकेशन ऐसी होती है। हम बस उसको एग्जाम्पलरी फॉर्म में बताएंगे कि भाई दो मैट्रिक्स मैंने ले लिए M3 से। M3 स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स विद 3x3 ऑर्डर। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट होगा। एडिशन में तो नॉन सिंगुलर की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एडिशन में तो इनवर्स क्या आ जाता, उसके आगे बस नेगेटिव लगा दो। तो एडिशन जब वो लेगा, हाल तो लेगा ही नहीं, वो इतना सस्ता ग्रुप हो जाता है,
लेकिन अगर एडिशन होता तो नॉन सिंगुलर वाली कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ती तुम्हें बस एलिमेंट लिखना है प्लस उसका नेगेटिव पार्ट, आइडेंटिटी बन गया जीरो मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए तो दो एलिमेंट ले लिए, हमें पता है कि ए क्रॉस बी भी किस में जाएगा, M3 में जाएगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं होता, दोनों 3x3 के है तो रिजल्टेंट ऑर्डर क्या आएगा 3x3 का ही आएगा, तो हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी वेल सेटिस्फाइड है। एसोसिएटिव भी सेटिस्फाइड है, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ले लें तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल आता है। क्लियर। सो दिस इज सेटिस्फाइड। क्यों, क्योंकि बात हो रही है कि उल्टा करने पे नहीं आता है, या तो उल्टा तो किया नहीं गया, ऑर्डर तो सेम ही है, बस क्या है कि पहले ये दो मल्टीप्लाई किए हैं फिर इससे किया है, इसमें पहले ये दो मल्टीप्लाई किए फिर इससे किया है, तो एसोसिएटेड तो बाय डिफॉल्ट है ही। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी वाली भावनाएं खुद ही लेके जानी है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आई मैट्रिक्स 1 0 0 यहाँ लिस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसने क्या कर दिया, उसने फिक्स कर रखा है 3x3 का, तो तुम उसको एग्जैक्टली लिख के बता भी सकते हो कि इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा। बात समझ आई। तो आइडेंटिटी तुम्हें खुद से पता होनी चाहिए, धीरे धीरे याद होती चली जाएंगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इनवर्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। मान लिया फोर्थ है इनवर्स की, मान लिया एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं M3x3 से, तो ऑब्वियस सी बात है ए इनवर्स बी किस में होगा M3x3 में। क्यों, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या लगा रखी है नॉन सिंगुलर, तो ए अगर मैंने M3x3 से लिया है तो वो पक्का क्या होगा नॉन सिंगुलर होगा, और क्योंकि वो नॉन सिंगुलर तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें पता है इनवर्स क्या करता है, आइडेंटिटी तो बनाता है। बात समझ आई। हेंस दिस इज अ ग्रुप बट नॉट अबेलियन। अबेलियन के केस में कोई भी दो वो ले लेना एलिमेंट, ठीक है, उनको प्रूव या डायरेक्टली लिख देना कि हमें पता ही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कम मार्क्स का हो तो क्या ही देना कि हमें पता ही है कि दिस प्रॉपर्टी डजंट सेटिस्फाई विद द मैट्रिसेस, क्योंकि 12th क्लास में करवाई जाती है ना, जूनियर क्लास में कर रखी है, तो तुम्हें यहाँ एग्जैक्टली बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So the group of matrices is a group, मतलब set of matrices is a group but not abelian. Clear? Is जो कुछ खैर तुम्हारी यूनिवर्सिटी के हिसाब से कहूँ तो उनका इतना जरूरत नहीं है कि वो इतने टफ क्वेश्चन देंगे, ठीक है। लेकिन देखा जाए वो मैंने इसलिए इतनी सारी चीजें बताई तुम्हें कि द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वेरी वाइड, वेरी वास्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिजिक्स के लिहाज से, कंप्यूटर साइंस के लिहाज से, और मैथ्स में तो है ही, प्योर मैथ्स का सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप्स करने के बाद, रिंग्स करने के बाद भी मूव टू द लीनियर अलजेब्रा, एंड लीनियर अलजेब्रा इज फाउंडेशन फॉर द क्वांटम फिजिक्स। क्लियर। तो यहाँ पे हम ऐसी सस्ती बातें नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रक्चर से पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक और ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे उसने क्या क्या रखा है, यहाँ पे उसने खुद स्ट्रक्चर बता रखा है कि जी एक सेट है जो कि कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अब क्या कर दिया उसने, कोई नाम नहीं लिख के दिया, हाँ उसने क्या कहा कि जी एक सेट है जो कि कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, जहां पे ए क्या है नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो है, so a is नॉन जीरो एंड a is रियल नंबर। अच्छा, अब शो दैट g is a commutative group under multiplication। हाँ, क्योंकि अब बाकी जगह तो क्या है जीरो है ना, तो अब कम्यूटेटिव बन जाएगा ये। क्लियर। सो अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली वो क्या चाहता है कि हम प्रूव करें g स्टार इज अ एबिलियन रिंग। एग्जैक्टली, ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। एबिलियन, एबिलियन की बात तब आएगी जब वो पहले ग्रुप होगा, सेट एबिलियन नहीं होता, क्योंकि सेट पे कोई ऑपरेशन नहीं होता है, सेट को हम ऑपरेशन के साथ डिफाइन नहीं करते, और जब मैंने ऑपरेशन के साथ डिफाइन कर दिया तो इसका मतलब क्या बन गया ग्रुप। तो पहले तुम्हें अब वही सारा कुछ लिखना पड़ेगा जो ग्रुप में लिखा था, कि ग्रुप तो वैसे भी है क्योंकि हम 3x3 था तो 2x2 भी होगा ही ना। एक सेकेंड, अंडर मल्टीप्लिकेशन है ना, है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहा है इसने, तो इसका जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा जो है सोचना पड़ेगा। क्लियर।
आइडेंटिटी के टाइम पे तुम्हें सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो क्लोजर तो तुम बना लोगे, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर लेते हैं। मान लिया फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखो कैसे होती है। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ, A00 एंड B00। अच्छा, वो बकवास जो लिखनी होती है कि A इक्वल्स टू दिस, B इक्वल्स टू दिस एंड दे बोथ बिलोंग टू जीरो, सब लिख लेना, ठीक है, कि A ये है, B ये है। अब जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो दिस गोज विद दिस, A B जीरो। अब आगे देखो, दिस दिस जीरो, दिस दिस जीरो, बाकी सब जीरो आ गए, तो यहाँ पे A B आ गए। तो दिस इज हाउ इट्स मल्टीप्लीकेशन वर्क्स। क्लियर? तो इसका बाइनरी ऑपरेशन ऐसे काम करता है। तो ये क्या जी में है? ऑफ कोर्स जी में, क्योंकि जी का स्ट्रक्चर कैसा है? जी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि पहला एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी तीन क्या हो? जीरो। तो पहला एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी तीन क्या है? जीरो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो तुम्हें स्ट्रक्चर पे ध्यान देना कि अगर उसने ग्रुप डिफाइन कर रखा है तो उस ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअली। क्लियर? क्योंकि देखने में तो ये क्या लग रहा है, मैट्रिक्स जैसा लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स वाली बात बनेगी नहीं। मैट्रिक्स के नजरिए से सोचोगे तो अभी बताता हूँ कैसे। एसोसिएटिव कर ही दोगे, एसोसिएटिव की कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएटिव बाय डिफॉल्ट ही ट्रू है। अब देखो आइडेंटिटी सोचो, आइडेंटिटी अगर मैं इसको नॉर्मल वाली यूज करता हूं, नॉर्मली तो 2x2 में आइडेंटिटी ये थी ना, तो अब ये यूज कर लेते हैं, दिस गोज विद दिस, सो A0 एंड 0 0 0। क्लियर है? ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी ने अपना काम कर दिया, बिल्कुल कर दिया। क्या ये एलिमेंट इसमें है? जी में है ये एलिमेंट? तो ये एलिमेंट तो जीरो में नहीं है, और मेरे को ये पता है कि मैट्रिक्स के केस में ये एलिमेंट आइडेंटिटी की तरह काम करता है। तो इसका मतलब क्या? और वो ये कह रहा है कि अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिटी कुछ और है। और वो क्या है? स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, ये सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चे जल्दी में, हाँ इसकी आइडेंटिटी ये हो गया, नहीं हुआ। ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो आइडेंटिटी नेचुरली मैट्रिक्स में चलती है वो इस सेट में है ही नहीं, और सेट में नहीं है तो तुमने कैसे लिख दिया कि ये आइडेंटिटी है? क्योंकि आइडेंटिटी सेट में से ही आएगी ना। क्लियर? तो अब इसको मल्टीप्लीकेशन करके देखो, A0 1 0 के साथ A आ गया, बाकी सब के साथ 0 0 आ गया। अब ये जो एलिमेंट बन के आया है ये इसमें है, सो दिस एलिमेंट विल सर्व एज द आइडेंटिटी फॉर दिस ग्रुप। बात समझ आई? अब बात करते हैं इनवर्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, सेकंड होगी, थर्ड आइडेंटिटी होगी। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, इनवर्स। अब इनवर्स के केस में भी अगर तुम सोचो तो 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? ए आ रहा है, व्हाट रबिश, जीरो आ रहा है डिटर्मिनेंट। तो जीरो के केस में इनवर्स एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। लेकिन उसने तो कहा है कि ग्रुप है, और वो भी अबेलियन है। बहुत सोचना है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, बहुत सोचना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो यहां पे उसने क्या कह दिया कि इसका इनवर्स होगा, क्योंकि वो चाहता है अबेलियन प्रूव करे, इसका मतलब इसका क्या होगा? इनवर्स होगा। और इसका इनवर्स क्या होगा? वो होगा, अच्छा इनवर्स ऐसा होगा ना जो क्या बना देगा, इसकी आइडेंटिटी बना देगा। तो यहां पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? जैसे मैं 1/a से मल्टीप्लाई करूंगा, 1/a इंटू a क्या हो जाएगा? 1, बाकी सब क्या बन जाएंगे? 0। तो ये इसका क्या होगा? इनवर्स। अगर तुम इसको मैट्रिक्स के लिहाज से सोचोगे तो तुम्हें सब गलत ही दिखेगा। यहाँ पे आइडेंटिटी है नहीं, इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे सोचना किस लिहाज से है कि अब ये मेरे पास सेट है, उसका स्ट्रक्चर ये है। बात समझ आई? ये कुछ नहीं है, बेसिकली रियल नंबर्स ही है। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर के साथ उठा के 0 0 लिख दिया। अब ध्यान से देखो रियल नंबर कैसे है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है। अगर मैं ए के साथ, मान लिया मैं इसमें से एक एलिमेंट उठाता हूं ए और दूसरा उठाता हूं बी, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? ए बी। यहाँ पे उस ए बी को क्या लिखा? बस
इस स्ट्रक्चर पे लिख दिया, आया तो वही है, लेकिन ए बी को लिखा कैसे है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखा है, तो ए बी को इस स्ट्रक्चर से हिसाब से लिखे हैं तो ये आ जाएगा। अच्छा, आइडेंटिटी आर में क्या होता है, वन। अब वन को इस स्ट्रक्चर से लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, आर, अगर ए में आर से लू तो उसका इनवर्स क्या होगा, वन बाय ए को इस स्ट्रक्चर से लिख देता हूं, तो बेसिकली ये रियल नंबर जैसा ही है, लेकिन बस उसका स्ट्रक्चर बदल दिया गया है, इसलिए ये दिख मैट्रिक्स जैसा रहा है रियल नंबर्स। बात समझ आई, दिस इज हाउ इट वर्क्स, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर। अरे आर कॉम्पिटेटिव होता है तो ये भी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू बी आएगा, समझा, हो जाएगा ये। चलो क्या अपना अपना मत होता है, कोई कंफ्यूजिंग कहता है, कोई इंटरेस्टिंग कहता है, सो इट डिपेंड्स हाउ यू थिंक, क्योंकि तुम ये देखो स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, बस चीजें वही रहेंगी। इसी को हम आगे पढ़ेंगे होमियोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म में, कि दो चीजें होंगी एक जैसी लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग दिखेगा, जैसे आर आर था और ये जी था, ये दोनों बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे आर काम कर रहा है ना एज अ ग्रुप, वैसे ये भी काम कर रहा है, लेकिन इसको लिखने का स्ट्रक्चर अलग बन गया, बस समझे। तो तुम्हें स्ट्रक्चर्स के हिसाब से ध्यान देना, और ये ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी जो होगी वो उसी सेट में होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी वैसी ही दिखेगी जैसे बाकी के एलिमेंट्स दिख रहे होंगे उस सेट की। बात समझ आई। चलो अब हमें एक दो और ग्रुप्स करने हैं, पहले तो साइक्लिक ग्रुप आएगा, ठीक है। कुछ ग्रुप्स की प्रैक्टिस करनी है, अपनी अपनी बुक से, जौन सी बुक पढ़नी है पढ़ सकते हो, सारा समझ में आएगा हर बुक से, ठीक है। ट्राई करना है, अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पे ही रखेंगे, आगे कल स्टार्ट करेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलो ट्राई कर।